हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं गाइस। और गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं एक पार्ट ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं, तो चलिए पहले उसे सुन लीजिए। आज मैंने जो है पार्ट नंबर 39 से जो है आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया है, तो आप 39 को पहले सुने और सो ऑन जितने भी चैप्टर्स आएंगे उन्हें सुनते जाइएगा। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि स्टोरी लाइन में क्या चल रहा है, वरना आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। तो गाइस, चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पहले देखा कि लवांची बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है कि आखिर ये इंसान कौन है जिसे लाया गया है यहाँ पर। वो बस मरे ही जा रहा था देखने के लिए कि आखिर ये इंसान कौन है और शिचन की गोद में कौन है। तभी वहाँ पर भगदड़ मचती है। सारे के सारे लोग व्यू विजन को देख के हैरान थे और वो वांगची की तरफ देख रहे थे। वांगची भी क्यूरियोसिटी से उनकी तरफ देख रहा था। तभी यहाँ पर लेन शिचन आते हैं और कहते हैं, वांगची, तुम्हारा इंतज़ार पूरा हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि व्यू विजन है। देखो, व्यू विजन इस वक्त हमारे पास है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे इसकी आदर्श के साथ कोई छेड़छाड़ी हुई है। ये हमें पहचान नहीं रहा। वांगची हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि व्यू विजन इन लोगों को ना पहचाने। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि व्यू विजन यहाँ पर सबसे ज़्यादा लवांगची और बाकी सारे लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। वो कैसे भूल सकता है। लेकिन यहाँ पर लवांगची देखता है कि व्यू विजन कितना ज़्यादा काँप रहा है और उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी लोगों के मुकाबले। तो वो लोग देख रहे होते हैं कि आखिर व्यू विजन को क्या हुआ है। डॉक्टर यहाँ पे उसकी नर्व्स चेक करता है और कहता है, लगता है जैसे इन्हें कोई पैनिक अटैक आ गया हो, या जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल के कुछ याद करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर रोने लगता है हमारा छोटा सा वेन्युआन और रोते रोते कहता है, आप लोगों ने मेरे वी गगा के साथ क्या किया। वो हाचन की तरफ इशारा करके कहता है, ये गगा बहुत बुरे हैं, इन्होंने मेरे वी गगा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। देखो, वो बेहोश हो गए। यहाँ पर वो सारे के सारे ना एकदम से उस बच्चे की तरफ अटेंशन लेके जाते हैं। यहाँ पर लवांगची मन में सोचता है जैसे उसी का छोटा वर्जन तूजी यहाँ पर रो रहा हो। वो बिल्कुल तूजी की तरह रिएक्ट कर रहा था, जैसे कि तूजी विंग को देखकर रिएक्ट किया करता था, छोटा, फियर्स, लेकिन विंग के लिए कुछ भी करने को तैयार। यहाँ पर वांगची को थोड़ी सी जलन होने लगती है कि आखिर ये बच्चा है कौन, कहीं कोई और तो नहीं है जो उसी की तरह बच्चे के रूप में यहाँ पर विंग को प्रोटेक्ट कर रहा हो। यहाँ पर ये सारे के सारे उस बच्चे की तरफ देखते हैं, फिर विंग की तरफ देखते हैं, फिर वांगची की तरफ देखते हैं। यहाँ पर वांगची भी कंफ्यूज लुक से उन सबको देख रहा था। तभी लन शिचन और लन चरण कहते हैं, हमें इस बच्चे की जांच करनी चाहिए, इस बच्चे का ब्लड सैंपल ले जाओ। यहाँ पर जैसे ही वो ये बात बोलता है, बाकी सबके कान खड़े हो जाते हैं और वो डॉक्टर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे का ब्लड सैंपल लवांगची के ब्लड सैंपल और व्यू विजन के ब्लड सैंपल से मिलाया जाए। मुझे जानना है कि आखिर ये बच्चा है कौन, आखिर इसकी आइडेंटिटी है कैसी, और ये वांगची की तरह क्यों दिख रहा है। ये वांगची का छोटा वर्जन लग रहा है, जैसे कि मुझे शिचन ने बताया। अगर ये वांगची का तूजी वर्जन है तो मुझे जानना है कि आखिर ये वैसा ही रिजेंबल क्यों हो रहा है, या फिर कोई इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, या कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मुझे सब जानना है। इसके खूनों की जाँच की जाए, इसे व्यू विजन और लवांगची दोनों के खून से मिलाकर देखा जाए। यहाँ पर जैसा ही कहा जाता है, तभी वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है और कहता है, नहीं, मैं अपना खून बिल्कुल नहीं निकालने दूंगा। आप लोग डीमन हैं, आप लोग मुझे मारना चाहते हैं, आप लोग जानबूझ के। जैसे ही डॉक्टर उस बच्चे के पास सुई लेके जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचा कर रोना शुरू कर देता है। यहाँ पर वांगची, जो कि ऑलरेडी तकलीफ़ में था, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वो बच्चा नॉन स्टॉप रोए जा रहा था और शिचन उसे काबू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा कहता है, मुझे पता है आप मुझे मारना चाहते हो। यहाँ पर जैसे ही व्यू विजन को इंजेक्शन लगता है, वो डॉक्टर पहले वांगची की तरफ भी जाता है, उसे भी इंजेक्शन लगाता है। उसके बाद जैसे ही वो वेन्युअन के पास आता है, वेन्युअन, जो कि एक छोटा बच्चा था, वो तो रो कर सब कुछ अपने सिर पे उठा लेता है, जैसे मानो उसे किसी ने एक सुई नहीं लगानी हो, बल्कि किसी ने कोई चाकू मारने आया हो। यहाँ पर जैसे तैसे करके उसके मुंह को साइलेंसिंग स्पेल से यहाँ पर वांगची बंद कर देता है। यहाँ पर सारे वांगची की तरफ देखने लगते हैं, जिसे उस बच्चे का रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और वैसे भी वो इतना इंजर्ड था कि वो किसी का भी रोना अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसे ये सब सुन के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बैंक से बचता था। और यहाँ पर वो डॉक्टर बड़ी आसानी से उस बच्चे का खून निकालता है। वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी वांगची उसे अपने पास अपने हाथ से बुलाता है, तो वो वांगची की तरफ बहुत ही प्यारी नज़रों से देख रहा होता है। वो वांगची की तरफ देखता है और कहता है, मैं नहीं आऊँगा। वांगची बहुत प्यार से कहता है, मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। जैसे ही वांगची अपने हाथ में से कैंडी निकालता है, वांगची ये कैंडी
बहुत पहले से ही अपने पास रखा करता था। जब उसे होश आया था तो उसने ये कैंडीज़ को अपने पास मंगवा लिया था, क्योंकि इन कैंडीज़ से उसे विवुजन की यादें आती थी। तो वो अक्सर अपने बेड के पास उन कैंडीज़ को रखता था, और जब भी उसे विंग की यादें आती थी वो उन कैंडीज़ को खा लिया करता था। उसे ऐसा लगता था जैसे ये कैंडी उसके लिए कोई और नहीं बल्कि विवुजन लाया है। और सेम कैंडी जब वो उस बच्चे को दिखाता है तो उस बच्चे की आंखें फटी रह जाती हैं। वो कहता है, ये कैंडी आपको कैसे पता? ये कैंडी वी काका मेरे लिए लेके आए थे। मेरे लिए वी काका यहाँ से बहुत टेस्टी सी कैंडी लेके आए थे, ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है। यहाँ पर शिचन बड़ी प्यार से उस बच्चे को वांगजी की तरफ लेके जाता है। वांगजी के हाथ से वो बच्चा उस कैंडी को लेता है और खुश हो जाता है, और जैसे ही वो मुंह में उस कैंडी को डालता है वो कहता है, ये तो वही कैंडी है जो शियन काका यानी कि वी काका मेरे लिए लेके आए थे। आपको कैसे पता कि उन्हें ये कैंडी पसंद है? लवांगजी, जिसे याद आता है कि बचपन में विवुजन उसे भी वही कैंडी दिया करता था। उसकी आंखें इमोशनल हो जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विवुजन को अपनी ऊर्जा से कलेक्ट की हुई तार से यहाँ पर इन सब ने बांधा हुआ था। विवुजन को बेड के साथ बांध दिया गया था। यहाँ पर लवांगजी ने भी अपने हाथ से एक स्ट्रिंग निकाला और उसे विवुजन के दूसरे हाथ की कलाई पर बांध दिया था, ताकि अब विवुजन उसे छोड़ के भाग ना पाए। लवांगजी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे एक बार विवुजन के पास ले जाया जाए, लेकिन उसके बेड को विवुजन के बेड के साथ जोड़ दिया जाता है। लवांगजी को उसके भाई और बाकी के डिसाइपल उठाकर बैठाने में हेल्प करते हैं। वो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, उसके बाद उसे विवुजन को दिखाया जाता है। लवांगजी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तभी उस बच्चे को बहुत बुरा लगता है लवांगजी को रोते देख, और यहाँ पर उस बच्चे को भी दिल में थोड़ा सा पेन फील होने लगता है। वो कहता है, रिचु काका आप क्यों रो रहे हैं? आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और इन सबसे ज़्यादा काइंड हैं। वो यहाँ पर वांगजी के पास आने की कोशिश करता है, तभी उसे सारे के सारे मना करते हैं और कहते हैं, नहीं तुम उधर नहीं जा सकते। तभी वांगजी थोड़ा सा खुद को साइड करवाता है और अपने बेड पे एक जगह बनवाता है जहाँ वो उस छोटे से बच्चे को बैठा सके। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही पास अपने लेंथ दूसरी वर्जन को बैठा रहा हो। यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा लवांगजी की तरफ देखता है, उसके आंसू पोंछता है अपने नन्हे नन्हे हाथों से। लवांगजी को पता नहीं ऐसा एहसास हो रहा था जैसे लाइफ ने बिल्कुल रिवर्स गाड़ी चला दी हो, और यहाँ पर वो अपने ही छोटे वर्जन को देख पा रहा हो। यहाँ पर लवांगजी कहता है, तुम्हारे शियन काका को मैंने बहुत मिस किया। वो कहता है, शियन काका को आप कैसे जानते हैं वी काका को? तो वांगजी कहता है, एक्चुअली मैं और तुम्हारे काका की शादी हो गई है। यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा टॉफ़ी खाते खाते मुंह से निकाल देता है और कहता है, शादी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शियन काका के लिए मेरे जो फादर है ना, यानी कि सैटर्न, वो ना एक प्यारा सा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। शियन काका की जब शादी होगी ना तो मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा, नाचूंगा, बहुत सारा खाना होगा। नहीं, आपकी शादी नहीं हुई शियन काका से। शियन काका की शादी में तो युआन ने डांस करना है। जैसे ही वो ये बात बोलता है, वांगजी के जो चेहरा था ना वो ट्विस्ट हो जाता है, और वांगजी को ऐसा लग रहा था ये बच्चा क्या बोल रहा है, ये सिर्फ इसे डांस करना है या इसे अच्छा खाना खाना है, इसके लिए ये इसके ऑलरेडी जो भी हस्बैंड है उसे कैसे किसी और से शादी करते हुए देख सकता है। वो कहता है, अगर तुम्हें अच्छा खाना खाना है, डांस करना है तो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे शियन काका से दोबारा शादी कर लूँगा, तुम उसमें डांस भी कर लेना और खाना भी खा लेना। तभी यहाँ पर युआन गर्दन हिलाते हुए बिल्कुल मना करता है। वो अपनी टॉफ़ी को फिर से अच्छे से खाते खाते कहता है, नहीं, जो फादर है ना यानी कि सैटर्न है, उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते। अगर मैं गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। पिछली बार भी मेरी एक गलती से, उन्हें प्लीज़ मत बताना आप सब कि मैंने आपके सामने उन्हें वी काका कहा है। पिछली बार मेरी वजह से वी काका को उन्होंने कोड़े मारे थे, और उससे पहले भी उनका हाथ जला दिया था। ये सुन के सारे हैरान हो जाते हैं कि विवुजन पे इतनी बुरी बीती थी, यानी कि उसे कोड़ों से मारा जाता था, उसके हाथ को जला दिया जाता था। ये बच्चा इनोसेंटली जो चीज़ें बोल रहा था, इसे सुन के वांगजी के दिल में दर्द हो रहा था कि विवुजन ने पिछले 7 सालों में क्या क्या नहीं सहा है। और यहाँ पर वो बच्चा विवुजन को देख के कहता है, मैं वी काका से बिल्कुल दूर नहीं रह सकता। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये हमेशा मुझे अपने पास रखते हैं। सैटर्न यानी कि फादर को बिल्कुल नहीं पसंद मेरा और उनका साथ होना। फादर आज भी मेरी जिद पे ही मुझे उन्होंने साथ भेजा है, वरना वी काका तो मुझे साथ नहीं लेके आ रहे थे। वी काका तो मुझे छोड़ के जा रहे थे, और आज मेरी वजह से वी काका फंस गए। प्लीज़ आप लोग एक काम करना, आप मुझे मार देना,
लेकिन वी गगा को प्लीज़ जाने देना। वो वांगजी के रोप्स खींच के कहता है, वी गगा बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ आप मेरी जान ले लो। लेकिन वी गगा को छोड़ दोगे ना। जैसे वो इतने प्यार से ये बातें बोलता है ना, वांगजी इस छोटे से बच्चे के गालों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसके सिर को बिल्कुल अपनी चेस्ट पे रखता है और कहता है, ना तुम्हें कुछ होने दूंगा और ना तुम्हारे वी गगा को। डोंट वरी, तुम्हें कोई हार्म नहीं कर सकता। ये बच्चा कहता है, क्या क्या आपको मैं अगली नहीं लगता? वांगजी उसे घूर के देखता है और कहता है, अगली क्यों? वो बच्चा कहता है, एक्चुअली मैं बहुत अगली हूँ ना, तो जो मेरे फादर हैं ना सैटर्न, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। वो हमेशा मुझे पनिश करते हैं। वी गगा बहुत सुंदर है ना, इसलिए फादर वी गगा को बहुत प्यार करते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। लेकिन मेरी गलती की वजह से वी गगा को पनिशमेंट मिलती है। हर बार वी गगा को बहुत कड़ी पनिशमेंट देते हैं फादर। क्योंकि मैं अगली हूँ इसलिए मैं फादर को पसंद नहीं हूँ। वी गगा बहुत सुंदर हैं इसलिए वो फादर के सबसे फेवरेट हैं। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था इन लोगों को ये किसे फादर कह रहा है। क्या वी विजन का किसी से अफेयर है, या किसी ने वी विजन को जिसने कैद करके रखा है उसने वी विजन को अपने बेटे की तरह संभाला हुआ है। ये सारे लोग हैरान थे कि आखिर सैटर्न कौन है वो इंसान जो इन लोगों की लाइफ को कंट्रोल करता है और वी विजन को टॉर्चर करता है। तभी यहाँ पर सामने आकर लवांगजी कहता है, आखिर तुम्हारे जो फादर हैं वो कैसे दिखते हैं? तो वो अपने फादर का हुलिया डिस्क्राइब करता है। लवांगजी और बाकी सारे शॉक्ड होकर सुन रहे थे। वाचन कहता है, ये सैटर्न है, ये सैटर्न डीमन वर्ल्ड में रहता है। ये लोग बहुत पहले यहाँ पर दुनिया से सताकर भेज दिए गए थे। एक्चुअली ये लोग जो थे ना वो नरभक्षी थे। ये लोग इंसान और जानवर सबका खून पी लिया करते थे और सबको खा लिया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसानी लोगों में कोहराम मच गया और बहुत सारे जानवर इन लोगों की वजह से कम होने लगे थे। तो इन्हें मार पीट कर पाताल लोक में भेज दिया गया। और उस वक्त एक अमृत को लेकर भी लड़ाई हुई थी, जो कि अमृत ये नायरन में बदल दिया गया था। और ये नायरन वो डीमन के हाथ लग जाता तो तबाही आ जाती, वो पूरी इंसानी दुनिया को सर्वनाश कर देते। इसलिए उन लोगों को यहाँ से भगाना पड़ा। लेकिन उन लोगों को भगाते हुए जिस तरह से उन लोगों ने हम लोगों पे बहुत गंदे वाले हमले किए थे, हम लोगों को भी उनके हमले के जवाब देने पड़े, जिसके चलते उन लोगों को बहुत गहरी गहरी इंजरीज हुई थी। उसके बाद उन्होंने बहुत बार यहाँ पर मानव वर्ल्ड में आकर उस फूल को चुराने की कोशिश की जिससे वो ठीक हो सकते थे, लेकिन हमने उन्हें चुराने का मौका नहीं दिया। क्योंकि जैसे ही वो स्वस्थ हो जाएंगे वो फिर से यहाँ पर आ जाएंगे और इस बार वो कमज़ोर इंसानों पे हमला करेंगे। पहले के जो लोग थे वो कल्टीवेशन वर्ल्ड को ज़्यादा मानते थे, उसमें बिलीव रखते थे और वहीं पे वो लोग उसकी बहुत ज़्यादा कहते हैं परवाह करते थे। और उसके बाद वो कल्टीवेशन वर्ल्ड से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। लेकिन आज के समाज के जो लोग हैं वो जादुई विद्या पे ज़्यादा यकीन नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं। आधुनिक चीज़ों पे वो ज़्यादा के ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर जीवन का यहाँ हमला होता है तो इंसानी दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। कुछ जादुई दुनिया के हम लोग हैं, अगर हम बच भी जाते हैं तो हमें यहाँ से मुँह छुपा के भागना पड़ेगा और फिर हमारी ज़िंदगी वैसी हो जाएगी जैसे कि डीमन की ज़िंदगी आज है। अगर वो पोलाइटली प्यार से हम लोगों के साथ रहते तो हम लोगों को कभी भी उन्हें नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं थी। ये बात सुनकर लवांगजी कहता है, क्या हम लोग उनके साथ संधि नहीं कर सकते? तो यहाँ पर हुआचंग कहता है, संधि कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उस टाइम उस हमले में जिन लोगों का नुकसान हुआ था या जिन लोगों ने महामारी झेली है, वो लोग अपने घावों को कभी नहीं भूलेंगे और वो अपने घावों को कभी भूल भी नहीं सकते, जिसके चलते वो लोग अक्सर यहाँ पे दुनिया में लोगों पे हमला करते रहते हैं, लोगों को मारते रहते हैं। उनका बस एक ही काम है कि ह्यूमन से बदला लेकर उनको अपना नौकर बनाना, गुलाम बनाना। और ऐसी सोच जिसने सालों से अपने अपने अंदर पनपी हो, वो इंसान एक दिन में ये सारी सोच को नहीं बदल सकता। उनका मन परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और अब उनके अंदर तो और भी ज़्यादा आग होगी कि किस तरह से हम लोगों से बदला लिया जाए। तो या तो हमें उनका खात्मा करना होगा या फिर उन्हें गुलाम बनाकर कुछ साल तक उनको बहुत अच्छी से ट्रेनिंग देनी होगी जिससे वो समझ सकें। लेकिन वो आखिर अपने नेचर को नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे ही ये बात ये बोलता है तो वांगजी मन में सोचने लगता है कि आखिर ये दुनिया इतनी डिफ़िकल्ट क्यों होती है, क्यों लोगों को सही और गलत में समझ ही नहीं आता और क्यों लोग रिवेंज के पीछे पागल हो जाते हैं। रिवेंज के चक्कर में आज डीमन
इंसानों के साथ नहीं रह सकते, और अगर जीवन को यहाँ वापस ले भी आए तो इंसानों की ज़िंदगी पे इतना बड़ा खतरा हो जाएगा। डीमंस ने अपने सेल्फिश नेचर के चलते कि वो इंसानों से ज़्यादा सुपीरियर हैं, उन्होंने इंसानों को नुकसान पहुंचाया, खाना शुरू कर दिया और न जाने कितने जीव जंतुओं को सताना शुरू कर दिया, जिसके चलते इंसानों ने उन्हें मार भगाया और पाताल लोक में भेज दिया। लेकिन आज अगर उन पर रहम खाकर उन्हें वापस ले भी आया जाए तो वो इतने शक्तिशाली और इतने क्रूर हो चुके हैं, क्योंकि वो बद से बदतर हालात में भी जी चुके हैं। तो वो यहाँ पर क्या हल करेंगे और अपनी चीज़ों का बदला कितनी मुश्किल से हम सब लोगों से लेंगे, दहशत मचा देंगे, यही सोचकर सबके मन में ख्याल बहुत डरावने आ रहे थे। यहाँ पर बड़े प्यार से लवांग जी उस छोटे से बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा जीवन वर्ल्ड कैसा है। ये बच्चा बताता है वहाँ खाने पीने के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, भुखमरी है, सूखा है और कभी कभी तो भूकंप आता है। वहाँ पर ये लोग बहुत बुरी कंडीशन में रहते हैं। विभूषण अक्सर अपने खाने के हिस्से में से वेन युआन के लिए बहुत सारी चीज़ें लाया करता था। वी गगा उसके लिए सबसे प्यारे हैं। वहाँ पर कोई भी एक दूसरे के बच्चे को ज़्यादा हेल्प नहीं करता, और यहाँ पर सिर्फ एक विभूषण था जिसने इस अनाथ बच्चे को सहारा दिया, अपनापन दिया, ब्लड ना होते हुए भी, क्योंकि सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स ही एक दूसरे का साथ बनते हैं। लेकिन विभूषण ने ब्लड रिलेटिव ना होते हुए भी इसका साथ कभी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से वेन युआन सबसे ज़्यादा प्यार विभूषण से करता है। और अगर उसे अपने वी गगा के लिए जान भी देनी पड़ी तो वो हंसते हंसते अपनी जान नौछावर कर देगा। वो कहता है कि सैटर्न बहुत ज़्यादा क्रूल हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इंसान बहुत क्रूल होते हैं, जिसके लिए वी गगा का दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। उन्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नरमी तरीके से नहीं पेश आना चाहिए, जिसके लिए अक्सर सैटर्न यानी कि उसके जो फादर हैं वो पनिश किया करते थे विभूषण को, और विभूषण पनिशमेंट खा खा के बहुत ज़्यादा पक्का हो चुका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा होता है लवांग जी को कि एक इंसान इतना क्रूल कैसे हो सकता है। उसने विभूषण को इतनी बुरी सजाएं कैसे दी हैं। अगर वो विभूषण से खुद को फादर कहलाता है और विभूषण को अपना बच्चा सच में समझता होता तो कोई इतनी क्रूल तरीके से पनिशमेंट नहीं देता। इतनी क्रूल तरीके से किसी को पनिशमेंट तब दी जाती है जब आप उसे अपना स्लेव समझते हैं। लवांग जी की आंखों से आंसू गिरते हुए जब ये बच्चा देखता है तब ये बच्चा उसके आंसुओं को पोंछ के कहता है, प्लीज़ आप मत रोइए, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये लवांग जी अब पेल हो चुका था, 7 साल के इंतज़ार, ना ढंग से खाना ना पीना। तभी वहाँ पर हमारा प्यारा सा लैनजिंगी आता है। वो अपना अंगूठा चूसते चूसते यहाँ आता है तो वो देखता है कि उसके जो अंकल हैं उनके पास कोई और बच्चा बैठा है। लैनजिंगी उस छोटे से बच्चे को देखकर कहता है, अरे ये तो बिल्कुल अंकल जैसा दिखता है, लेकिन ये अंकल के पास क्यों बैठा है। वो अपने फादर के रोब को खींचते हुए कहता है, इसे अंकल के पास से हटाओ, मैं बैठूंगा। यहाँ पर दोनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। वेन शुजुई का तो मुंह उतर जाता है। और यहाँ पर जो ये बच्चा था लैनजिंगी, वो जब वो देखता है ना वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे जेलसी हो रही थी कि कोई और बच्चा उसके अंकल के पास नहीं बैठ सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता। और यहाँ पर वो अपने फादर के बड़े इनोसेंटली फेस लेकर कपड़े खींचने लगता है। देखते हैं गाइस कि हमारे वेन युआन और लेन शुजुई में लड़ाई होगी या ये दोस्तों की तरह रहेंगे। देखते हैं अब कोल्ड वार किसमें किसके लिए होगी, और देखते हैं कि आखिर ये लेंथूसी जैसा क्यों दिखता है ये बच्चा, क्या राज है इसके पीछे। क्या सैटर्न ने इसकी अपीयरेंस को लेके कोई छेड़छाड़ की है या फिर उसको कोई और मकसद है इसे लेंथूसी जैसा दिखाने का। देखते हैं आने वाले फ्यूचर एपिसोड्स में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक्स नहीं आते आजकल। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिनको भी ये पसंद आ रही है, और जिनको नहीं आ रही बिना हेट्रेड के आप छोड़ सकते हैं इसे सुनना, अगर आपको कुछ भी अनकम्फर्टेबल लगता है तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऑल का बटन दबाइएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस आते रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।